प्रिय छात्रों, नमस्कार। आशा है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव पर्यावरण संबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह परिचर्चा इसलिए ज़्यादा आवश्यक हो गई है कि आज कोरोना महामारी ने हम सबको पर्यावरण के संदर्भ में सोचने के लिए मजबूर कर दी है। पिछले वर्षों में परीक्षाओं में भी लगातार पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बढ़ते जा रहे थे। सभी पर्यावरणविद हमें आगाह भी कर रहे थे, लेकिन जनमानस शायद पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हो पाया और पर्यावरण के महत्व को नहीं समझ पाया। तो आज का ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टि से छात्रों के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण एक जनमानस से, एक सामान्य आदमी के लिए भी है कि हम अपने अर्थात मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को समझें, जानें। मानव जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ, उस समय यह अन्य जीव जंतुओं, अन्य प्रजातियों की तरह भी एक प्रजाति था, एक जीव था। लेकिन इस भौतिक विज्ञान ने इसे एक भ्रम में डाल दिया कि ये बड़ा बुद्धिमान है। आज भी आप सुनते होंगे सामान्य परिचर्चा में, सभी प्राणियों में मानव सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। हमारे जैसे पर्यावरणविद इससे सहमत नहीं। अगर ये बुद्धिजीवी होता, अगर आप बुद्धिजीवी हैं, तो जो चीज़ आपको दी गई है उसे आप और बेहतर बनाएंगे। नहीं बेहतर बनाएंगे तो कम से कम उसकी गुणवत्ता में ह्रास तो नहीं लाएंगे। लेकिन इस तथाकथित बुद्धिमान मानव ने आज उसी पर्यावरण के को इतना खराब कर दिया है जो कि इसको ही विकसित कर रहा था, इसको ही पाल पोस रहा था। कहाँ की बुद्धिमानी है ये? मानव कालिदास बन गया है, कालिदास से भी बड़ा मूर्ख बन गया है। कालिदास तो कम से कम जिस डाल पे बैठे थे उसे ही काट रहे थे, मानव उस पूरे पेड़ को ही काट रहा है। आज हम यही पर चर्चा करेंगे। खैर, ये कोई नई चर्चा नहीं है जो मैं ही कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे कि एक चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या मानव ने विकास किया या सिर्फ वृद्धि की? वृद्धि की मतलब किसी तरफ आगे बढ़ना, हम पूरब की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब पता नहीं पूरब अच्छी जगह है या खाई है, नरक है उधर या उधर स्वर्ग है, तो इसे हम विकास नहीं कहेंगे। तो एक बात छात्रों को मैं कहूँगा कि वृद्धि और विकास में भी अंतर करना समझ लो। मानो इस भ्रम में था कि वी आर डेवलपिंग, लेकिन मानव विकास नहीं कर रहा है। मानव बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है।
आज शायद इस कोरोना काल में उसको अपनी औकात समझ में आ गई है। एक कमरे में सिमट के रह गया है। प्रकृति का एक छोटा सा झटका है। मैं बार बार लेक्चर के दौरान कहा करता था, हमारी संस्कृति में, मैं नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया, ये प्रकृति माँ है। ये हमें गोद में रख के पाल रही है, समझिए, अपनी गोद में रख के पाल रही है। और उसी गोद में तुम चाकू घुसाए जा रहे हो, और फिर भी वो थामे, कब तक थामेगी? आज इसी बात को हम समझेंगे। वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। एक टॉपिक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, एक टॉपिक है टोटल बायो कैपेसिटी। इसके संदर्भ में भी इस मानव पर्यावरण संबंध को समझेंगे और अंत में समझेंगे, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से डिक्लेयर करने जा रहा हूं कि ये कोरोना रोग नहीं है, प्रकृति का गुस्सा है, प्रकृति का काउंटर है। हम पढ़ लिख रहे थे, हम शिक्षा का मतलब हमें लगता है बस रोजगार पाना या काम करना ही समझ लिए थे। या मैं तो कहूँगा कि शिक्षा का मतलब ये था कि अधिक से अधिक पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। जो जितना अधिक शिक्षित था वो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा था। और आज ये प्रकृति का गुस्सा, लेक्चर में शायद मैं ये भी समझाऊंगा कि ये गुस्सा भी उन्हीं लोगों के लिए है। इस कोरोना से आदिवासी नहीं पीड़ित है, आज वही लोग पीड़ित हैं जो तथाकथित सबसे ज़्यादा विकसित मान रहे थे अपने आप। विकसित देश हैं हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम अंतरिक्ष पहुंच चुके हैं, हम मंगलयान पहुंच चुके हैं। क्या क्या बोल रहा था मानो। अब तो तुम यार घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, मंगल और चांद पर जाने की तो बात ही छोड़ दो। इतनी सी अगर बात तुम्हें अपनी सीमाएं समझ में आ गई होती है मानो, तो शायद ये कोरोना नहीं होता आज। चलिए हम भूगोल के चश्मे से या भूगोल के ज्ञान से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब प्रारंभिक मानव, जब पृथ्वी पर ये मानव आया, तो प्रकृति के साथ इसके संबंध बड़े अच्छे थे। प्रकृति को मां समझता था। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप जैसे कहते हैं, जहाँ उठने को कहते हैं, जहाँ बैठने को कहते हैं, वहाँ उठता है, बैठता है, जैसे कहते हैं वैसे रहता है। तो प्रकृति के निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक मानव था। उसको हम भूगोलवेत्ताओं ने उस संबंध को, उस एरा को नहीं, उस संबंध को एक वाद के रूप में, वाद मतलब होता है एक विचारधारा के रूप में विकसित हुई ये बात कि मानव जो है प्रकृति के अनुसार जब रहता है, या जो मानव, आज भी कुछ मानव है, मैं खुद हूँ, मैं ये मानता हूँ कि प्रकृति हमको नियंत्रित करती है। तो उस विचारधारा को निश्चयवाद कहा जाता है, डिटरमिनिज्म। इस विचारधारा का विकास जर्मनी में हुआ था। इसके प्रतिपादक राइटजल महोदय, ध्यान दें, यह विचारधारा सबसे प्रारंभिक मानव पर्यावरण संबंध को की व्याख्या करने वाली सबसे पहली विचारधारा है। और ऐसा नहीं कि इस विचारधारा के लोग आज नहीं हैं, हम ही इसके कट्टर समर्थक हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग विश्व में हैं जो इसके कट्टर समर्थक हैं, और जो नहीं है हम दावा करते हैं कि बस कुछ ही वर्षों में हो जाएंगे।
अब प्रश्न दिमाग में आपके कौतूहल आ रहा होगा कि आखिर ये कौन सी विचारधारा है। तो ये वो विचारधारा है, इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि मानव प्रकृति का दास है। क्या है? इस विचारधारा का मानना है कि मानव प्रकृति का दास है। इगोइस्ट मानव को शायद ये न समझ में आए, अभी भी हो सकता है कुछ इगोइस्ट मानवों को न समझ में आ रही हो बात, लेकिन ये सच है। प्रकृति किसी को गोरा बना रही, किसी क्षेत्र के लोग को, किसी के क्षेत्र को लोगों को काला बनाती है। किसी के क्षेत्र के लोगों को अगर ध्यान से देखें, वर्ल्ड मैप पे आप देखिएगा तो कर्क रेखा, अगर ज्योग्राफी के थ्रू देखिएगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर और कर्क के बीच के जितने देश हैं, इस पूरे क्षेत्र के जितने देश हैं, इनमें से कोई भी देश विकसित नहीं है, सिर्फ सिंगापुर को छोड़ दीजिए। ऐसी क्या प्रॉब्लम है भाई? इस क्षेत्र का कोई भी मानव विकसित नहीं है, कोई देश नहीं विकसित हो पाया। और यहीं पे अगर देखिए कि 23.5 से लेकर 45 डिग्री 50 डिग्री के बीच में शीतोष्ण कटिबंध में जितने देश हैं, लगभग सब के सब देश विकसित हैं। फिलहाल हमारी विकसित की परिभाषा अलग है, लेकिन उस परिभाषा में देखें तो कार्य क्षमता अलग है, उनकी कार्य क्षमता अधिक है। इस क्षेत्र के लोग थोड़ा क्या आलसी बहुत होते हैं। अगर इतिहास के द्वारा समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो जितने भी देश इस कर्क मकर रेखा के बीच हैं, सब गुलाम हुए हैं। अब मैप पे देखिएगा कि कर्क और मकर रेखा के बीच के जितने देश हैं, सब कभी न कभी गुलाम हुए हैं। और गुलाम बनाने वाले कौन से देश हैं? तो इस क्षेत्र के देश हैं। ये निश्चयवाद है। ये ऐतिहासिक रूप से निश्चयवाद को ठोस रूप में समझाया। निश्चयवाद का मतलब है, ये निराशावादी मत सोचिएगा, क्योंकि ये विकसित और विकासशील तो तथाकथित आज का विकसित मानव बनाया है, लेकिन हाँ, ये कार्य क्षमता अधिक है, रिस्क लेने की क्षमता अधिक है। लेकिन मेरे अनुसार मैं नहीं मानता ये विकसित क्या है, क्योंकि हम तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बात करते हैं और हम ये मानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होना विकसित नहीं होना होता है। और इस पे जब हम कभी चर्चा करेंगे वृद्धि और विकास पे, तो बहुत से देश इस पे प्रसन्नता का इंडेक्स बनाना शुरू कर दिए हैं। भूटान उसमें आप एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो हकीकत ये है कि विकसित होना न विकसित होना तो अलग बात है, लेकिन कार्य क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता अधिक इन क्षेत्रों में है। तो एक डिटर्मिनिज्म तो हो गया। तो निश्चयवाद क्या कहता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। कहीं का मनुष्य बहुत अधिक कर्मठ होता है। हम जापान के लोगों को उदाहरण ले लें, बहुत कर्मठ है। निश्चयवादी विचारधारा के विद्वान ये मानते हैं कि प्रकृति का नियंत्रण सिर्फ आर्थिक क्रियाकलापों पे नहीं है, शारीरिक क्षमता, कद, बाल का तरीका, भौतिक विशेषताएं जितनी भी शरीर की हैं, अगर आप देखें तो यूरोप के लोग
के बाल भूरे होते हैं, गोल्डन होते हैं, मुलायम होते हैं। अगर भाई आप विषुवत रेखा अफ्रीका में चले जाएं तो बाल एकदम घुघराले और कड़े होते हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां की प्रकृति उन्हें उस तरह बना रही है। तो रही बात इसकी कि अगर ये सोचें कि सिर्फ आर्थिक क्रियाकलाप नियंत्रित करती है प्रकृति, तो नहीं, ये शारीरिक क्षमता को भी नियंत्रित करती है, विचारधारा को भी नियंत्रित करती है। संस्कृति को भी नियंत्रित करती है, भाषा को भी नियंत्रित करती है। अगर आप यहीं यूपी में, इंडिया में ही देख लें, इंडिया के यूपी में ही देख लें, हम बलिया के लोगों के पास जाएं तो अलग भाषा होती है, रउआ आप कहाँ जाता नहीं। और अभी चले जाइए हरियाणा में तो बहुत कड़ी भाषा है। लोग अपने फादर से भी बात करेंगे तो कहेंगे ताऊ बैठे हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा पे, हमारी विचारधारा पे, हमारी प्रकृति पे कुछ क्षेत्रों के लोग बहुत दयालु होते हैं। जैसे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महिलाएं बड़ी दयालु होती हैं। तो कहीं ना कहीं विचारधारा पे भी, हमारी प्रकृति पर भी, हमारी कार्य क्षमता पे भी किसका असर पड़ता है? प्रकृति का असर पड़ता है। ये निश्चयवादी विचारधारा के लोग मानते हैं। इसके पोषक, इसके संस्थापक रैटजल थे, बहुत बड़े विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता है, हमबोल्ट भी थे। और रैटजल की शिष्या कुमारी सैंपल को कठोर निश्चयवादी, मतलब रैटजल से भी कहीं ज़्यादा निश्चयवादी, जिसने कह दिया कि हम पृथ्वी की उपज हैं, ये प्रकृति हम प्रकृति के पुत्र हैं और ये जैसा चाहती है वैसा बनाती है। ये देखिए, कुछ जगह की प्रकृति माँ बहुत कठोर है। जैसे हम लोगों के जीवन में कुछ माताएं बड़ी कठोर होती, बच्चे को एकदम कड़ाई पे छोटी छोटी गलतियों पे पनिशमेंट दे देती हैं। सही समय पे उठो, सही समय पे जगो, नहीं जगोगे तो पिटेंगे। तो आप, और कुछ माताएं होती हैं कि अरे नहीं बेटा तुम बैठे रहो, हम तुम्हें ला के दे रहे हैं, बेड पे ही चाय दे देंगे, बेड पे ही खाना दे देंगे। तो वो बच्चे किस तरह के होंगे? आलसी होंगे, कामचोर होंगे। और जो माताएं हार्ड होती हैं वो कर्मठ होती हैं। जापान की प्रकृति बहुत कठोर है, रोज 4 भूकंप। इतना ही नहीं, कहीं बम, कहीं ज्वालामुखी। और तो और प्रकृति ने ही उन पर नहीं प्रताड़ना की, मानव भी 2 परमाणु बम गिरा दिया। लेकिन ये जापान के ही लोगों की बस की बात थी कि 2 परमाणु बम सह लिए। किसी और देश पे गिरा दिया जाता तो हजारों साल पीछे चला जाता देश। वहां की मां ने उन्हें इतना कर्मठ बनाया था कि फिर से वो आज सबसे विकसित देशों में शुमार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकृति ने काम करना सिखाया है, बैठना नहीं सिखाया है। हम गर्म देश के लोग, भारत जैसे देशों के लोग की विचारधारा ही अलग है। हम काम नहीं करना चाहते हैं, माफ करिएगा, लेकिन हकीकत यही है। हमारा देश का मैक्सिमम अभिभावक, माता पिता ये सोचते हैं कि हम इतना कमा के जाएं कि हमारा बच्चा बैठ के खाए। यानी हमारे माँ बाप ही चाहते हैं कि हम निकम्मे हो जाएं, काम ना करें। हम काम को छोटा बड़ा मानते हैं। ये हमारा देश ही पता नहीं कहां से ये विचारधारा, पहले नहीं थी ये विचारधारा। हमारे देश में ही कोई काम से छोटा हो जाता है, कोई काम से बड़ा हो जाता है। ऐसा
इन शीतोष्णकटिबंधीय देशों में नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका की राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बेटी अखबार बांटा करती थी जब तक बेरोजगार थी। अभी ओबामा राष्ट्रपति होने के बाद रेस्टोरेंट चला रहा है। आज हमारे यहाँ का प्रधान भी हो जाता है तो काम करना बंद कर देता है। तो ये सोचिए कि ये भ्रष्टाचार, ये आलस, ये काम ना करने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं इस पर्यावरण से हमें आज मिली है। हम ये नहीं कहते हैं कि इसी के कारण हम या हमारे देश में सब काम ना करने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम काम ना करने वाले हैं। अभी आप 2 साल पहले आईएएस का क्वेश्चन देखेंगे एथिक्स में, तो सीधे सीधे यही क्वेश्चन ही है कि भारत के पीछे होने का मुख्य कारण आलसी नागरिक। आज यूपीएससी खुद परेशान है कि हमें क्यों ईमानदार अधिकारी ऑफिसर्स नहीं मिल रहे हैं। क्या भारत में ईमानदार ही खत्म हो गए या हमारी चयन प्रक्रिया गलत है? इसीलिए तो यूपीएससी में इथिक्स आ गया। तो हमारे शिक्षाविद, हमारे समाज शास्त्री, हमारे पर्यावरणविद समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति बहुत पहले से चिंतित है। आज सामाजिक पर्यावरण भी गिर रहा है, आज भौतिक पर्यावरण भी गिर रहा है, और इसका उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ मानव है। और इसको निश्चयवाद के संदर्भ में अगर आप देखें तो मानव ने खुद को प्रकृति से दूर कर लिया और प्रकृति पर नियंत्रण, प्रकृति का दास ना मान करके दूसरी विचारधारा पे आ गया। वो विचारधारा है संभववाद। यानी पहली विचारधारा जो निश्चयवाद है, इस विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है, मानव प्रकृति का दास है। ये विचारधारा कहाँ विकसित हुई? जर्मनी में। संक्षेप में अगर हम कहें तो इस विचारधारा के लोग मानते हैं कि हमारे भौतिक शरीर, हमारे आर्थिक क्रियाकलाप, हमारे विचारधारा, हमारी प्रकृति, हमारी सोच, सब कुछ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पर्यावरण के द्वारा, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होती है। लेकिन जब इस भौतिक विज्ञान ने प्रवेश किया, हम थोड़ा सा विज्ञान जानने लगे, हम छापा खाने का विकास कर लिए, हम हवाई जहाज का विकास कर लिए, तो हमने ये मान लिया कि प्रकृति को हमने नियंत्रित कर लिया, प्रकृति को हम समझ गए। ये मानव का भ्रम हुआ कि अब कुछ चीज़ों पर ये नियंत्रण कर लिया तो उसे ये लगा कि हम प्रकृति के विजेता हैं, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिए। और इस विचारधारा का विकास जब फ्रांस में हुआ, इसके संस्थापक वाइडिला ब्लास हैं, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रकृति मनुष्य की दास है। प्रकृति या पर्यावरण यहाँ पर अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है और मानव उनमें से किसी को भी चुनने के लिए स्वतंत्र है। यही संभववाद है। एक लाइन में कहें तो ये लोग मानते थे कि प्रकृति मनुष्य की दास है। एक इसका समर्थक है फेब्रे, ये भी फ्रांस का ही है। इसने तो यहां तक कह दिया कि मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़खानी करता है और प्रकृति असहाय देखती रहती है।
इस विचारधारा का जो विकास हुआ, इसने बड़ा मानव की सोच में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। मानव के पर उड़ाए। मानव को ने क्या किया, कुछ टीका का विकास कर दिया, कुछ एलोपैथिक दवाओं का विकास कर दिया, तुरंत बुखार सही हो गया, तुरंत हैजा कालरा जो कुछ भी हुआ, महामारी हुआ करती थी, टीका के द्वारा उसको नियंत्रित कर लिया। तो इसको लगा ये उड़ करके कहीं भी 2 घंटे में बड़ी से बड़ी दूरियां तय करने लगा, पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। तो इसको लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ भी मानो। हम रेगिस्तान में एसी लगा करके शीतोष्णकटिबंधीय दशाएं पैदा कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्रों में भी ग्रीन हाउस बनाकर सब्जियां उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया पॉसिबिलिटी, संभव, सब कुछ संभव है। और इसे ही मानव ने विकास समझ लिया। हाँ, ये सोचता था कि इस विकास के लिए कुछ मूल्य देना होता है, तो पर्यावरण में थोड़ा सा गुणवत्ता में ह्रास होता है, थोड़ा धुआं होता है, थोड़ा प्रदूषण होता है। लेकिन इस विकास की कीमत इतनी होगी, इसे समझ में नहीं आया था। और जब आया तो शायद देर हो चुकी थी। मानो इस संभववाद के प्रकाश में कालिदास बन गया। जो पर्यावरण इसको पोषित कर रहा था, उसे ही तहस नहस कर दिया। अगर आप थोड़ा सा स्थिर होकर सोचें तो अब नदियों में न पानी रह गया है, तालाबों में पानी नहीं रह गया, तालाब ही नहीं रह गए, नदियां ही सूखती जा रही हैं, ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता जा रहा है। आज फल सब्जियों में वो तत्व नहीं रह गए हैं। इतनी संकर प्रजातियां हमने विकसित कर दी। अब आप अगर घर में सामान्य ढंग से अगर बात करें तो घर में आप धनिया लाते हैं तो नाक तक लाएंगे तो भी उसमें कोई महक नहीं है। हमने क्वांटिटी तो बढ़ा दी, हरित क्रांति ला दी। हम भूगोल में हरित क्रांति के ड्रॉबैक्स को पढ़ते हैं। आज हमने पेट तो लोगों का भर दिया, यानी हमने मात्रा तो बढ़ा दी, लेकिन रोगी भी बना दिया, कमज़ोर भी बना दिया। आज कैंसर के सबसे ज़्यादा रोगी पंजाब से ही निकलते हैं। हमको लगा कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास नहीं कर पा रहे। अगर कभी हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे तो क्या हम किस तरह से विकास कर पाए, मानव को सोचना, क्या हम शारीरिक रूप से बहुत सक्षम हो गए हैं? अरे आपने सुना होगा राणा प्रताप 80 किलो की तलवार चलाया करते थे। आज की युवाओं को 80 किलो की तलवार दे दीजिए, बैठ जाएंगे। हाँ, पहले ना हमारी शारीरिक क्षमता विकसित हुई, क्या समझते हैं? आर्थिक रूप से हम विकसित हो गए हैं। आज 1-1 इंच जमीन के लिए मर्डर कर दे रहे हैं। कौन सा आर्थिक विकास हुआ भाई? 1 फीट जमीन के लिए हम बाप बेटे को मार दे रहा है, बेटा भाई को मार दे रहा है, अब बेटा बाप को मार दे रहा है। कौन सा आर्थिक विकास कर लिए? हम न राजनीतिक विकास कर लिए। आज राजनीति, मुझे लगता है कि आज नेता गाली हो चुकी है। अगर आप किसी को नेता कह दीजिए तो बुरा मान जाता है।
शब्द ही अपना अर्थ खो चुका है। हम कैसे माने कि राजनीतिक रूप से विकसित हुए? हम सामाजिक रूप से विकसित हुए। जहां हम वसुधैव कुटुंबकम से शुरू हुए थे, छोड़िए उस एरा में शायद आप नहीं रहे, हम उस एरा में भी तो शायद रहे होंगे। पूरे गांव को अपना मानते थे। गांव का एक व्यक्ति मर जाता था तो पूरा गांव के लोग जुट जाते हैं, आज भी शायद जुट जाते हैं कुछ क्षेत्रों में। लेकिन शहर में ऊपर अगर कोई मर जाता है तो नीचे लोग पौड़े तल के खाते होते हैं। हम सामाजिक रूप से विकसित हो गए हैं, हम नैतिक रूप से विकसित हो गए हैं। आज एक भाई का बच्चा पढ़ेगा किसी टॉप कॉलेज में, टॉप स्कूल में, और दूसरे भाई का, सगे भाई का बच्चा हो सकता है वो कमा ना रहा हो तो वो प्राइमरी या किसी छोटे स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। आप घर जा कर के देख लीजिए, उसके शर्ट और पैंट को देख लीजिए, इसके शर्ट पैंट को देख लीजिए, तो बड़ा आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये बड़ी लंबी परिचर्चा हो जाएगी, लेकिन हम न आर्थिक रूप से विकसित हुए हैं, न सामाजिक रूप से विकसित हुए हैं, न राजनीतिक रूप से विकसित हुए हैं, न शारीरिक रूप से विकसित हुए हैं। इसी के संदर्भ में अगर हम सोचें, आइए हम जो आज का ये टॉपिक है कोरोना के संदर्भ में से जोड़ते हैं इस बात को। कोरोना रोग नहीं है, ये प्रकृति का गुस्सा है। प्रकृति के साथ हम इतनी ज़्यादा छेड़खानी किए कि उसके सहने की क्षमता पर समाप्त हो गई। उसकी एक वहन क्षमता थी, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। प्रकृति की एक कैरिंग कैपेसिटी क्या है? किसी क्षेत्र की वहन क्षमता एक निर्दिष्ट प्रजाति की अधिकतम संख्या है जिसे वह क्षेत्र अपना समर्थन दे सकता है। यानी वो अधिकतम संख्या जितने को वो पाल पोस सकता है। इसको सरल शब्दों में एक भूगोलवेत्ता ने कहा कि ये पृथ्वी एक ऐसा डाइनिंग टेबल है जो सीमित अतिथियों के लिए है, और जो बिना निमंत्रण के यहाँ आएंगे उनके लिए यहाँ थाली नहीं है। यानी ये कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता, पृथ्वी की एक वहन क्षमता है। इसको अगर हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के तुलना करके समझे कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एक ऐसा क्षेत्र जो एक व्यक्ति, एक शहर, एक देश इत्यादि, एक ग्रह आदि को अनिश्चित काल तक कायम रहने के लिए जरूरी होता है, यही फुटप्रिंट है। यही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, पारिस्थितिक पदचिन्ह है। पारिस्थितिक पदचिन्ह क्या है? कि एक ऐसा क्षेत्र जो एक व्यक्ति का भी फुटप्रिंट हो सकता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो सकता है, एक शहर का भी हो सकता है, एक देश का भी एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा, इस ग्रह का भी एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा, जो उसके पालन पोषण के लिए जरूरी होता है। अब इन दोनों में एक संबंध बने। कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता क्या है? कि किसी क्षेत्र की वहन क्षमता वो है कि जो किसी क्षेत्र में, एक ऐसा क्षेत्र जो अधिकतम कितने लोगों को पाल पोस सकता है, ये वहन क्षमता है। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? कि किसी एक व्यक्ति के लिए कितना क्षेत्र जरूरी है जिसमें वो आराम से पाला पोसा जा सकता है, किसी एक देश के लिए कितना क्षेत्र जरूरी है उसके आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, वो उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो। थोड़ा और सरल करते हैं। मानवता पारिस्थितिक पदचिन्ह, यानी मानव का पारिस्थितिक पदचिन्ह हमेशा बदलता रहता है। क्यों?
क्योंकि इसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती। कुत्ते का पारिस्थितिक पद चिन्ह नहीं बदलेगा, गाय का पारिस्थितिक पद चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन मानव का पारिस्थितिक पद चिन्ह बदलता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसकी इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसको ऊर्जा बहुत अधिक चाहिए। अब एक व्यक्ति को उसको रहने के लिए जगह बहुत चाहिए, इसको पानी बहुत चाहिए, इसको भोजन बहुत चाहिए। तो कहीं ना कहीं मानव का पारिस्थितिक पद चिन्ह बढ़ता जा रहा है। और सरल बताएं तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा हमारी आय नहीं बदली है डीसी जी, हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। हमारी आय आज भी अच्छी खासी है। पहले हमारा पूरा घर, हमारे बचपन में एक लाइफबॉय साबुन आता था और उसी से पूरा घर नहाता था भी, बाल में भी लगाता था, हाथ भी उसी से धुलता था, सब कुछ होता था। एक साबुन पूरे परिवार के लिए पर्याप्त होता था। आज हर पर्सन, परिवार के हर व्यक्ति के लिए एक साबुन नहीं, कई साबुन। नहाने के लिए अलग साबुन चाहिए, हाथ धुलने के लिए अलग सॉप चाहिए, बाल धुलने के लिए अलग सॉप चाहिए, और हर व्यक्ति को अलग अलग चाहिए। तो पद चिन्ह बढ़ गया, आवश्यकताएं बढ़ गई, आय हमारी कम होने लगी, वो सबके लिए साबुन नहीं ला पा रहे। तो कहीं ना कहीं मानव की आवश्यकताएं बढ़ा दिया। मानव अपनी ही गिरफ्त में फंस गया। हम एक गाना इस पे बड़ा सूट करता है, इस जब टॉपिक को पढ़ाते हैं या इस पे चर्चा करते हैं कि हम फंसत जात, हम घुसत जात, हम घुसत जात, हम फंसत जात। मानव अपने क्रियाकलापों में फंसता जा रहा, घुसता जा रहा और परेशान होता चला जा रहा। आज का ये तथाकथित विकसित मानव हंसना भूल गया है। याद करिए, विकसित देशों के नागरिकों या तथाकथित शहरों के लोग, आप पिछले कई वर्षों में कब ठहाका लगा के हंसे थे? विकास तो कर लिया है गांव वालों से ज़्यादा, आप कहते हैं आप लोग। नहीं दोस्तों, आप विकास नहीं किए। आप कार खरीद लिए, आप दुनिया भर का लोन ले लिए, आप दुनिया भर की आवश्यकताएं बढ़ा लिए और उसी में और ज़्यादा परेशान हो गए। अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें तो एक बार विवेकानंद ने भी रामकृष्ण परमहंस से बात किया, पूछा था कि ये जिंदगी गुरुजी बहुत जटिल हो गई है, बहुत उलझ गई है, क्या करें? तो उन्होंने बड़ा छोटा सा सिंपल सा कि जिंदगी तो आज भी उतनी ही सरल है जितनी पहले थी, तुमने इसको जटिल बना डाला। अरे एक कपड़ा और 2 रोटी की आवश्यकता है, इसके बाद तो तुमने जटिल बनाया ना। अरे 2 रोटी खा लेते और एक कपड़ा पहन लेते तो इतना करने के लिए तो पर्याप्त है यहाँ सब कुछ, और इतना तो कोई भी पा सकता है। शायद एक बड़ा अच्छा कोटेशन है कि आवश्यकताएं एक फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं राजा की भी नहीं पूरी हो पाती। तो अगर आप आवश्यकताएं और इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं तो आप कभी भी, तब आप जटिलताओं में फंस रहे हैं। आज का मानव जटिलताओं में फंस रहा है। ये इस परिचर्चा को बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मानव को आपने मशीन बना दिया है। मानव ने अपने बच्चों का बचपन खो दिया। 2.5 साल का बच्चा नहीं हुआ, चलो प्ले स्कूल चलो, तो ये चलो कंप्यूटर चलो, ये करो, वो रेस में लग गया। क्या करना है उसको भी नहीं पता है। फिर चलो अब हाई स्कूल टॉप करो, इंटर टॉप करो, फिर इंजीनियरिंग निकालो,
ये क्या कर दिया, खुद ही बनाया इंजीनियरिंग का एक एग्ज़ाम बनाया और उसमें 500 सीट लगाई और 2 लाख को लड़ा दिया। और ये तो बड़ नेचुरल है कि 500 उसमें क्वालिफाई होंगे और अगर 2 लाख लोग हैं तो 1,99,500 लोग फेल होंगे। ये तो पहले से डिक्लेयर है, चाहे वो कितने भी तेज हो, लेकिन फेल्योर का ठप्पा तो तुम लगा देते हो उनके ऊपर। अरे भाई, ये कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है भाई? 35 साल 40 साल तक इंजीनियरिंग कर लिया, अब आईएएस की तैयारी करो, फिर आईएएस बन गए, अब चलो प्रशासन सही करो, सबसे अच्छा प्रशासक बनो। यार वो किस लिए कर रहा है? ये कहानी है कि एक बार जंगल में सभी चींटियां सुबह जगती हैं, अपना मिट्टी खोदने लगती हैं। तो जंगल के राजा शेर को लगा कि यार सभी चींटियां खोदती हैं सही कि नहीं खोदती हैं। तो मंत्री ने कहा ऐसा करते हैं कि 1-1 लाख चींटी पर एक लीडर बना देते हैं, सुपरवाइजर बना देते हैं। वो देखेगा कि सही से रिपोर्ट लाएगा, काम हो तो वो देखेगा, तो फिर कुछ कलर की ज़रूरत पड़ी, वो लिखेंगे कि हाँ सही से किसने काम किया किसने नहीं किया। तो फिर उनकी एक कोर्ट बनी उन्हीं चींटियों की कि वो निर्णय करेंगे कि सही बात आक्षेप लगा। पता चला कि ये पूरा सिस्टम बनाते बनाते जंगल की आधी से अधिक चींटियां सिस्टम बनाने में लग गई कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। काम तो भूल ही गए। यही हो रहा है आज समाज में, समझिए सही से। हम समाज को सही बनाने का एक सिस्टम बनाने में हर कोई सिस्टम बना रहा है। अरे भाई, तो इस समाज में कौन जी रहा, थोड़ा उसको तो बताओ। आप कहेंगे किसान, सब हम तो देखते हैं सबसे परेशान, सबसे निचला तबका सबसे परेशान। उसी के लिए सब कुछ कर रहे हो ना। आप आईएएस बने, आप प्रधानमंत्री बने या मंत्री बने, किसके लिए? क्या एक भिखारी का जीवन अच्छा कर दिया आपने? क्या एक किसान का जीवन अच्छा कर दिया? जो नहीं कमा रहा है उसका जीवन अच्छा हो गया? पता नहीं क्या कर रहा है मानव, शायद मानव भी नहीं समझ पाया। और इस समझने के चक्कर में इस प्रकृति की ऐसी की तैसी कर दी, प्रकृति से बहुत दूर चला गया है। दोस्तों, चर्चा बड़ी लंबी होती जा रही है संभववाद में, लेकिन हकीकत ये है कि मानव उद्देश्य भूल गया मानवता का, किस लिए इस ग्रह पे आया वो भूल गया। उसको मस्तिष्क दिया था, इससे अच्छा तो गॉड ने अन्य जीवों को रखा कि उसको सोचने की क्षमता ही नहीं। उसका कार्य निर्धारित कर दिया कि तुमको जंगल में शेर को निर्धारित कर दिया कि तुमको छोटे जीवों को मार के खाना है, बढ़ ना पाए वो मार मार के खाता रहता है। हिरन को तुमको घास चरना है, वो घास चरता है। वो कभी घास छोड़ करके जानवर नहीं खाने लगता है हिरन। आप देखते हैं चिड़िया सुबह ही सूरज उगते ही जग जाती है। कोई अलार्म वॉच लगा है? कोई प्रधानमंत्री है नहीं जगेंगे तो मारेंगे? वहां तो परिवार भी नहीं है, लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये बुद्धिमान मानो कोई भी काम कायदे से नहीं कर रहा। तो कोरोना क्या है? इस प्रकृति का असंतुलन है। ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इसको आपने इतना अधिक बढ़ा दिया कि इसकी वहन क्षमता से या इसकी बायो कैपेसिटी क्या है? प्रकृति एक सीमा तक उन प्राकृतिक संसाधनों के पुनरुत्पादित करती है जिनका हम उपयोग करते हैं, यानी बायो कैपेसिटी यानी पुनरुत्पादन क्षमता। जिसका भी हम पानी का रोज उपयोग करते हैं,
तो वो कितना रिसाइकिल हो जा रही है। आज बायो कैपेसिटी 2012 का में बायो कैपेसिटी रिगार्ड की थी तो 1.7 गीगा हेक्टेयर पर पर्सन थी, और उस समय इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी हमारी आवश्यकता 2.8 थी, यानी उससे अधिक 2012 में ही हम चले गए थे। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे अधिक हम चले गए, पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक चले गए। तो बट नेचुरल है कि प्राकृतिक संसाधनों का विनाश होता चला जाएगा। आज मृदा खराब होती चली जा रही है, आज वायु खराब होती चली जा रही है, आज पीने का पानी की गुणवत्ता खराब होती चली जा रही है। तो इकोलॉजिकल कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। और इसका उत्तरदायी सिर्फ मानव है। जब मानव को यह समझ में आ गया, अभी पूरे मानव को नहीं समझ में आया, कुछ मानव को जो जागरूक थे उनके समझ में आ गया कि यह संभववाद गलत है। संभववाद जो मानता है कि हम सिर्फ प्रकृति का दोहन करने के लिए हैं, मानव के लिए प्रकृति है, यह सोच गलत है। हम अगर ये सोचते हैं कि प्रकृति के हम स्वामी हैं तो ये गलत है। तब एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, नव निश्चयवाद। ये बातें हम एक बार दोहराते हैं। निश्चयवाद क्या कहता है? मनुष्य प्रकृति का दास है। संभववाद उसके ठीक विपरीत कि प्रकृति मनुष्य का दास है। लेकिन नव निश्चयवाद दोनों की बीच की विचारधारा है। ये विचारधारा का विकास अमेरिका में हुआ, न्यू डिटरमिनिज्म। ये दोनों के बीच कहना भी गलत है, नाम से ये नव निश्चयवाद, ये इसके बीच तो है लेकिन अधिक झुकाव इसका निश्चयवाद की तरफ है, इसीलिए नव निश्चयवाद, नव संभववाद नहीं कहा। इस विचारधारा में ये कहा गया कि ये मानना कि मनुष्य प्रकृति का दास है जितना मूर्खतापूर्ण बात है, उससे कहीं अधिक हास्यास्पद तो ये मानना होगा कि प्रकृति मनुष्य की दास है। हाँ, ये गलत है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ये गलत है कि प्रकृति मनुष्य की दास है। इसका प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है, इस विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है। इन्होंने इसको एक शब्द में कहा, रुको और जाओ। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। इस नव निश्चयवाद को रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस विचारधारा में यह माना जाता है कि मनुष्य सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो यात्रियों के रफ्तार को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, इसकी दिशा को मोड़ नहीं सकता है। यानी प्रकृति जो कराना चाहती है वही होगा, हो सकता है थोड़ा देर में, या प्रकृति जो चाहती है वैसा ही होगा, हो सकता है उसको आप थोड़ा मॉडरेट कर दे। गर्मी है तो हो सकता है थोड़ा एसी लगा कि आप अगर सहने, लेकिन ये नहीं कि तुम उस क्षेत्र की गर्मी ही समाप्त कर दोगे, उस क्षेत्र का पर्यावरण ही बदल दोगे। तुम एक कमरे का पर्यावरण बदल सकते हो। मैं अगली परिचर्चा में इसे भी गलत कहूंगा कि ये भी गलत है। हम अगर इस कमरे में एसी लगा लिए हैं, हमने ठंडा वातावरण पैदा कर दिया है, तो क्या समझते हैं कि गर्मी हमने समाप्त कर दी? नहीं भाई, गरीब लोगों को, रिक्शे वालों को तो हमारे ऊपर केस करना चाहिए।
हमने अपने हिस्से की गर्मी इस कमरे से बाहर फेंक दी है। कोई न कोई इस गर्मी को सह रहा है, वो अपने हिस्से की भी सह रहा है और हमारे इस कमरे की भी सह रहा है। गर्मी सहना है, जब प्रकृति ने दिया है तो उसको सहना है। अगले परिचर्चा में किसी परिचर्चा में मैं जरूर बात करूंगा कि हमें प्रकृति के साथ आना चाहिए था। हम इस शरीर को बदलना चाहिए था कि ये गर्मी सहने लायक हो जाए, गर्मी में भी आनंद फील करे जो एसी में आनंद आता है। ऐसा होता है। आप एक किसान से पूछिए, जब वो खेतों में कड़ी धूप में फावड़ा चला रहा होता है और जब उसका शरीर पसीने से भीग जाता है और ये हवा का एक झोंका आता है तो एसी से भी ज़्यादा ठंडी उस कड़ी धूप में महसूस करता है। हमें उस एक वो तरीका था, यानी वो तरीका है जो प्रकृति के साथ रहने का है। आज इस कोरोना काल में, चर्चा में अंत में हम बता रहे हैं इस कोरोना, क्या कोरोना है साइंस के थ्रू समझेंगे अगर, तो हमारी जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, एक तो वो इम्यूनिटी है जो हमें माता के से मिलती है पहला दूध लेते समय, लेकिन जो हम इस पर्यावरण से प्राप्त करते हैं वो अगर हम प्रकृति में रहते तो हमारे रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती, जैसे गांव वालों की होती है, आदिवासियों की होती है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, बचपन में मैं भी भैंस गाय चराया हूं। हम लोग जब गाय भैंस चराते थे तो तालाब में उनको धुलने भी ले जाते थे, और गांव का तालाब गांव वाले जानते होंगे, उसमें कपड़ा भी धुला जा रहा है, उसमें गाय भैंस भी धुली जा रही है, गाय भैंस उसमें लैट्रिन भी कर रही है, मानव तक उसमें लैट्रिन करके हाथ धुलता है। और हम उसमें जब गाय भैंस धुलते थे तो क्या उसके पानी का एक आध घूंट हमारे अंदर नहीं जाता था? बिल्कुल जाता था। वही हमारा वैक्सीनेशन था। इस गांव के लोगों को कोरोना परेशान नहीं कर सकता, आदिवासियों को कोरोना नहीं परेशान करेगा, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें उससे लड़ने में सक्षम बनाई है। इस कोरोना से अमिताभ बच्चन परेशान हो सकते हैं, इस कोरोना से अमेरिका के विकसित नागरिक परेशान हो सकते हैं, लेकिन इस कोरोना से हमारे देश का गांववासी, ग्रामवासी परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी इस कोरोना नहीं, ऐसे कई वायरसों से लड़ने वाली एंटीबॉडी पहले से है। लाखों वायरसों से लड़ने की एंटीबॉडी है उसके पास। तो ऐसा ही कुछ कोरोना भी एक वायरस, उससे मिलता जुलता, हम लड़ ले रहे हैं। गांव में जाइए तो गांव वाले कहते हैं कोरोना कहाँ है। हमें नहीं कह रहे गांव में कोई नहीं मर रहा है, गांव में भी ऐसे लोग हैं जो पाउडर में रहे हैं, पैदा होने के बाद मिट्टी में नहीं खेले तो मरेंगे। गांव में भी ऐसे लोग होंगे, हम गांव से शहर आ गए, मोटे हो गए, काम नहीं करते हैं, शर्म नहीं करते हैं, तो रोग आएंगे, प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की क्षमता कम होगी, हमको कोरोना अटैक कर सकता है। लेकिन जो लोग प्रकृति के साथ हैं, सुबह उठते हैं सही समय पे, एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, श्रम करते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते जा रहे हैं आप लोग। अरे आरओ का पानी पिएंगे तो प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से विकसित होगी? अमेरिका के आदमी को यहाँ का हैंडपाइप का पानी दे दीजिए, ऐसे बीमार मर जाएगा, वो भी पी के मर जाएगा। जिसे आज कोरोना से मरा वैसे उससे मर जाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि आज अमेरिका में डेथ रेट सबसे ज़्यादा क्यों है। वो तो बहुत सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे अधिक मेडिकल सुविधाएं उनके पास हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानव पर्यावरण संबंध को नहीं समझा, वो प्रकृति से दूर चले गए हैं। वो अपने आप को विकसित समझते हैं, 24 घंटा एसी में रहते हैं, लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, लग्जरी ऑफिस में हैं। वो प्रकृति से लड़ने की क्षमता नहीं विकसित कर पाए। प्रकृति द बेस्ट टीचर,
प्रकृति माँ है जो हमें मुसीबतों से लड़ना सिखाती है। वो माँ से दूर हो गए? ऐसा नहीं वहाँ माँ नहीं है, प्रकृति माँ है, लेकिन उससे उन्होंने तो अमेरिका के नागरिकों से, बच्चों से पूछिए सूर्योदय कैसा होता है। हम दावा करते हैं कि 50% से अधिक लोग सूर्योदय देखे ही नहीं होंगे बच्चे। तो प्रकृति से वो कितने दूर हैं आप सोच सकते हैं। जब हम प्रकृति से दूर होते चले जाएंगे तो हम रोगों से, उतने ही रोगों की लड़ने की क्षमता जितनी वैक्सीन हम लगवा चुके होंगे। टेटनस की वैक्सीन लगा लिए हैं, पोलियो की वैक्सीन लगा लिए हैं, आज कोरोना की मान लीजिए वैक्सीन आ जाएगी, कल दूसरा वायरस आ जाएगा। ये प्रकृति आगाह की है, प्रकृति का गुस्सा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोरोना एक रोग नहीं है, प्रकृति का गुस्सा है। हे मानव, इसको समझो। मानव पर्यावरण संबंध ज्योग्राफी के थ्रू समझो या सरल शब्दों में समझो कि प्रकृति की गोद की ओर लौटो, गांव की ओर लौटो, नगरीकरण कम करो, प्रदूषण कम करो, भौतिकवाद कम करो, स्वयं पर नियंत्रण करो, मानव बनो, एक जीव बनो जिस तरह अन्य जीव हैं। पृथ्वी के एक जीव हो और तुम्हारी पालन पोषण करने की क्षमता, तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता इस पृथ्वी में भरपूर है, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता नहीं। आशा करता हूँ कि आप इस मानव पर्यावरण संबंध को एक व्यवहारिक ढंग से, जिसे मैंने समझाने का प्रयास किया, कुछ समझे होंगे। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।